जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगली क्लास को, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। हमने इससे पहले कार्बोकेटायंस और कार्ब एनायंस के बारे में पढ़ लिया था, उनको हमने बहुत डिटेल से देखा था। और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं फ्री रेडिकल्स क्या है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्री रेडिकल के बारे में, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उसके रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, और जेई नीट के हिसाब से आप कौन कौन सी क्वेश्चंस जो है, कौन कौन सी रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल्स के हिसाब से आते हैं, उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें आज आपको पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्री रेडिकल्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो फर्स्ट थिंग, फ्री रेडिकल्स के बारे में कुछ जनरल इंपॉर्टेंट चीजें हमको पता होनी चाहिए। वो चीजें कौन कौन सी, उसकी बात कर लेते हैं। पहला चीज, ये बनता कैसे है। फर्स्ट थिंग, ये बनता कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है और ये मीथेन है मेरे पास। ठीक है, अगर इस मीथेन को अगर मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ CH3H, और अगर इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए, कौन सा क्लीवेज हो जाए, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए, ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए, तो यहाँ से जो है आपको जो है एक CH3 रेडिकल, CH3 का फ्री रेडिकल प्लस एक जो है हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनते हुए ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको बनते हुए मिलेगा क्या, फ्री रेडिकल। और कब बनता है ये चीज मैंने आपको बताया, जब ये होमोलिटिक क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। हमने क्लीवेज दो टाइप से पढ़े हुए हैं, एक तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज पढ़ा था और एक होमोलाइटिक क्लीवेज पढ़ा था। तो होमोलाइटिक क्लीवेज जो है हमेशा क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है फ्री रेडिकल्स, ये फॉर्म करता है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो क्या फ्री रेडिकल सिर्फ कार्बन पे होगा क्या सर? नहीं, किसी भी एटम पे हो सकता है। ठीक है, कार्बन के बीच अगर कार्बन पे रेडिकल बन रहा है तो कार्बन वाला हो जाएगा, वैसे हमने हाइड्रोजन पे देखा। ऐसे अगर हेलोजन हमारे पास Cl है, ये भी अगर होमोलिटिक क्लीवेज कर रहा है तो यहाँ से भी आपको दो जो है Cl रेडिकल देखने को मिलेंगे, ये भी एक फ्री रेडिकल है। बस ये हेलोजन पे है, ये कार्बन पे, वो हाइड्रोजन पे है। तो अलग अलग एटम्स पे हो सकता है, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। कुछ चीजें इसके बारे में जानना होगा, जैसे कि हम कार्बन की बात करें, हम जो है यहाँ पास हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हम जो यहाँ पास कार्बन के फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं CH3 रेडिकल की। ठीक है, ये CH3 रेडिकल बना कैसे। हमको पता है मीथेन जब बनता है तो कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कार्बन के पास जो है इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन 2s 2p में। हमको पता है ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये जो s के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर के जो है वैकेंट p ऑर्बिटल में चले जाते हैं और जो है इस तरह से 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। ठीक है, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं और इस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज होकर के क्या बना लेता था, ये बना लेता था आपका ये आपको बना लेता था क्या, ये बना लेता था भाई, ये बनाता था हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था और इसके बाद जो है ये बना लेता था 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना करके CH4 बना लेता था। ठीक है, CH4 बना लेता था ठीक है, ये CH4 बना लेता था। तो ऐसे जो है पहले CH4 बनता था। तो ये चीज हमने देख रखा है, ठीक है, इस चीज को मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहता था आपको कि हमने इसके बनने का प्रोसेस देखा है पहले। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस प्रकार से बनता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, पहला चीज इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन जो पाया जाता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। दूसरा चीज, सेकंड चीज इसमें क्या, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी सर, हमने पढ़ा है जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है, इसकी ज्योमेट्री हो जाती है सर, इसकी ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है। ठीक है, हमको ये भी पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसमें जो है एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करें तो हमको पता है 1
20 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है ट्राइगोनल प्लेनर में, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर कैसे होगा, बीच में कार्बन है हमारे पास, यहाँ पास जो है एक हाइड्रोजन, यहाँ पास एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पास जो एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका किसका होता है, ये होता है CH3 रेडिकल। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, CH3 रेडिकल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, CH3 रेडिकल का स्ट्रक्चर है ये। तो ठीक है, इसमें काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमको पता है सर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास प्रेजेंट, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे स्पीसीज हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज हो गए। हमारे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं ये, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। हमको पता है ये ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है कि नहीं ऑक्टेट से, तो ये ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। क्यों, इसमें 8 होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पास ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो ये चीजें भी याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जो आपको फ्री रेडिकल्स के बारे में जानना था, 1 2 3 4 ये जो पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन जो है इसकी फॉर्मेशन की, है ना, हम फ्री रेडिकल्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो 3 मेजर तरीके हमारे पास इसको फॉर्म करने के। फर्स्ट तो फोटोकेमिकल क्लीवेज होता है, मतलब फोटोकेमिकल क्या, फोटोकेमिकल करने का मतलब लाइट के प्रेजेंस में अगर हम जो है किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्ट करा रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में जब किसी मॉलिक्यूल को रिएक्ट करा रहे होते हैं तो हमको जो है फ्री रेडिकल बनते हुए देखने को मिलता है। जैसे कि मैं CH2 रहेगा, अगर मैं CH4 की बात कर रहा हूं, अगर इसी को अगर मैं जो है लाइट को मैं Hμ के फॉर्म में लिखूंगा, यही दिखाएगा, ठीक है। कभी भी रिएक्शन लिखेंगे H में दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लाइट प्रेजेंट है यहाँ पास, इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है, लाइट प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो CH4 जो है यहाँ से जो है आपको CH3 रेडिकल बना देगा प्लस H+ रेडिकल बना देगा, ठीक। क्यों, लाइट प्रेजेंट है तो हमको पता है क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। ऐसी तरह से सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं आप, Cl2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। जब ये इसमें भी लाइट प्रेजेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है होमोलिटिक लीव कर जाएगा और जो है 2 जो है आपको Cl रेडिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी रेडिकल्स बन रहे हैं। तो क्या फोटोकेमिकल मतलब फोटोकेमिकल क्लीवेज करने का मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोकेमिकल क्लीवेज करने का मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें लाइट प्रेजेंट होता है, ठीक। सेकेंड तरीका हमारे पास थर्मल क्लीवेज, सेकेंड तरीका हमारे पास थर्मल क्लीवेज। ये क्या करता है, ये करता है बहुत सारे, ये रिक्वायर करता है बहुत सारा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, ठीक है। थर्मल क्लीवेज में क्या होता है, बॉन्ड को जो है रेडिकल्स के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए, होमोलिटिक क्लीवेज करने के लिए हमको जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर को हम जो है कब डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कभी रिएक्शन के ऊपर में है ना, एरो के ऊपर में आपको डेल्टा दिख रहा है, इसका मतलब उसको हीट किया जा रहा है, ये चीज आपको समझना होगा। जैसे कि Cl2 है, इसको अगर मैं हीट कर देता हूं तो ये जो है 2 Cl रेडिकल बना देगा, ठीक है। CH4 है, अगर इसको भी मैं हाईली हीट कर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा हीट कर दे रहा हूँ, तो भी यहाँ से मुझे CH3 रेडिकल और H+ रेडिकल से बनते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास तरीका होता है थर्मल क्लीवेज का। एक तो फोटोकेमिकल क्लीवेज कर सकते हैं अपन, रेडिकल बनेगा। थर्मल क्लीवेज करने के लिए हमको जो है टेम्परेचर बहुत हाई लेना पड़ेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप जो है थर्मल क्लीवेज नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इसके लिए हमको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमको फ्री रेडिकल बनाना है टेम्परेचर प्रोवाइड करके, तो ठीक। तो ये 2 हमारे पास मेथड है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ रेडिकल। डिकम्पोजिशन से भी बन सकता है, कैसे देखते हैं कैसे बन सकता है। जैसे कि हमारे पास हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये डिकम्पोजिशन अगर हो जाए इसका रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, तो भी हमको क्या बनते हुए देखने को मिल सकता है, फ्री रेडिकल। पर ये डिकम्पोज क्यों होगा सर, अच्छा खासा शांति से बैठा हुआ, डिकम्पोज क्यों होगा,
डिकम्पोज हो सकता है अगर उसको जो है बेटर कंपाउंड बनते हुए मिलेगा। ठीक है, मैं जो है अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ, क्यों? अगर मुझे बेटर जॉब मिलेगी, सीधी बात है। अगर सेम चीज क्या करता है, ये मॉलिक्यूल भी अपना ब्रेकिंग कर सकता है, ये डिकम्पोज हो सकता है अगर इसको जो है बेटर प्रोडक्ट बनते हुए मिले। जैसे कि अगर ये बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए और ये बॉन्ड भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए, क्या बनेगा? इससे बन जाएगा आर पे एक रेडिकल आएगा सर, प्लस इधर एन पे रेडिकल आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, इस वाले एन पे भी रेडिकल आएगा क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गया है, और इधर प्लस आर पे भी रेडिकल आएगा। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को अगर मैं फिर से आगे बढ़ाना चाहूं तो हमको पता है कि दो तो क्या बन रहा है, दो आर रेडिकल बन रहे हैं, 2 आर रेडिकल, एल्किन रेडिकल बन रहा होगा 2, प्लस और क्या बनेगा, ये दोनों नाइट्रोजन जो है इनके पास रेडिकल, ये जो आपस में अपने रेडिकल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। रेडिकल में क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसको शेयर करेंगे और क्या बना लेंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसी को बोलते हैं अपन क्या, N2 गैस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, N2 गैस। सर इसके कंपेयर में ये जो N2 है ये ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है, ये क्या है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। क्यों? यहाँ पर डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के बीच, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस कारण से जो डिकम्पोज हो जाता है और तो जो है हमको एल्काइल रेडिकल देखने को मिलते हैं, एल्काइल रेडिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है डिकम्पोजिशन के थ्रू भी हम जो है क्या बना सकते हैं, रेडिकल्स बना सकते हैं। डिकम्पोजिशन के थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं, रेडिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक रेडिकल हो गया जो डिकम्पोजिशन के थ्रू बना। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन के थ्रू बनने वाला रेडिकल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक, हमारे पास कौन कौन से स्टेबिलिटी फैक्टर है जिसके बेस पर हम जो है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। पहला चीज हमको पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, माइनस आई ग्रुप कहलाता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अगर कोई ग्रुप जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने से रिपेल कर रहा होगा, अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसको अपन बोल देते हैं क्या, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप बोल देते हैं, जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, हमको पता है जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं, जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे प्लस आई ग्रुप होते हैं, सारे के सारे प्लस आई ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसकी तरफ पुश करेंगे, वो सब के सब कार्बन की तरफ, इस वाले कार्बन की तरफ, रेडिकल वाले कार्बन की तरफ। और हमको पता है सर कि जो बीच में जो रेडिकल है, ये जो कार्बन है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, कमी है। अगर ये सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, उसकी तरफ थोड़ी अपनी डेंसिटी जो है उसकी तरफ भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, क्या वो खुश नहीं होगा? क्या होगा ना यार, उसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो तो कमी है उसके पास। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो खुश हो जाएगा एकदम से, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्चुअली में। तो अगर ये तीन तीन ग्रुप मिल करके उसको थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहे तो वो तो खुश है फिर। तो इस कारण से ये जो है ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? इसकी डिफिशियंसी को ये तीनों मिल करके जो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इसकी डिफिशियंसी को फुलफिल कर रही है जो तीन प्लस आई ग्रुप है वो। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ सर सिर्फ यहाँ जो है ओनली 2 ग्रुप हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी उसके कंपेयर में तो कमी होगी ना, वो ज्यादा अच्छे से उसकी डिफिशियंसी को जो है ओवरकम कर पा रहा है, ये नहीं कर पाएगा, उसके कंपेयर में तो कमी करेगा। इसमें तो एक ही प्लस आई ग्रुप है, इन दोनों कंपेयर में किसकी स्टेबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी फिर, इसमें तो कोई है ही नहीं, इसमें तो कोई प्लस आई ग्रुप है ही नहीं, तो इसकी स्टेबिलिटी की तो पूछो ही मत, बहुत ही खराब है वो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर इस हिसाब से, इस हिसाब से अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए तो सर ये 3 डिग्री वाला जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये जो 3 डिग्री वाला जो कार्बोकेटाइन, सॉरी 3 डिग्री वाला जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, और सबसे कम तो ये जो मेथाइल रेडिकल है वो सबसे कम रेडिकल होगा। तो ये जो है लिस्ट स्टेबल बोलना चाहिए। ठीक है, और ये जो है हाईली स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल होगा। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। अगर 3 डिग्री जो है, अगर 3 डिग्री 3 डिग्री फ्री रेडिकल है तो ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला कम, 1 डिग्री वाला और कम, और मेथाइल रेडिकल तो जो है सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, सबसे कम स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी हाई, इसकी स्टेबिलिटी लो। ठीक, यहाँ आप देखते हैं यहाँ पर जो है प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। मैंने जो है आपको प्लस आई का ऑर्डर बताया था, प्लस आई का ऑर्डर बताया था आपको कि ये जो है ट्रिटियम सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, ड्यूटेरियम कम, फिर प्रोटियम उससे भी कम बताया था मैंने। तो अगर ये प्लस आई इफेक्ट जो है ट्रिटियम का ज्यादा है तो सीधी बात ही जो है डिफिशियंसी को ज्यादा कम करेगा। ठीक है, तो ये डिफिशियंसी को कम कर देगा, ये सब उतने नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑर्डर इसमें फॉलो होगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज आपको समझ आना चाहिए। सेकेंड चीज, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको एक चीज मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, थोड़ा याद रखिएगा उसको। कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ, अरे यार, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, ये बना दे रहा हूँ फ्री रेडिकल। ये जो है प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट की, प्लस आई इफेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और माइनस आई इफेक्ट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्लस आई इफेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई इफेक्ट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा ये जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है, ये फ्री रेडिकल वाला कार्बन है। ठीक है, और इस कार्बन से जो यहाँ पास 2 कार्बन वाले कंपाउंड जुड़े हैं, यहाँ पास 3 कार्बन वाले कंपाउंड जुड़े हैं, यहाँ पास 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। हमको पता है सर कि प्लस आई इफेक्ट जो है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ जो है इंक्रीज होता है, पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जो है नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने के साथ जो है इंक्रीज होते जाता है। तो क्या इसकी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगी, इसकी कम, इसकी और कम? सही बात है ना, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3, इसमें 2 कार्बन। 4 कार्बन वाले जो है ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, 3 वाले उससे कम, और 2 वाले तो सबसे कम लगाएंगे। तो सीधी सी बात है सर, प्लस आई जो है, प्लस आई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी की, सीधी बात है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर कम और फिर कम। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर के हम जो है ये ऑर्डर फॉलो करते हुए जो है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें मैंने समझाया आपको? समझाया कि 3 डिग्री वाला जो 3 डिग्री वाला जो आपका फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री वाला कम, 1 डिग्री वाला उससे कम, और ये जो मेथाइल रेडिकल है वो तो सबसे कम। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में जो है ये ऑर्डर प्लस आई का होता है, और उसके बेस पर जो है हमको ये जो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल जाता है फ्री रेडिकल का। यहाँ मैंने बोला कि जितने ज्यादा देखिए सारे के सारे कार्बन जो सारे रेडिकल्स क्या है 1 डिग्री वाले हैं, सारे के सारे रेडिकल्स क्या है 1 डिग्री। ये कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन भी एक कार्बन से, ये भी ऐसे है ना, डायरेक्टली 1 ही कार्बन से जुड़े हुए हैं ये सब। तो सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन है, बट सारे रेडिकल 1 डिग्री है, बट इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। नंबर ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ कार्बन 2। तो इस बेस पर हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से प्लस आई स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होता है, प्लस आई स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होता है। तो इस कारण से इसकी जो प्लस आई स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगी, तो हमको पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो प्लस आई इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, तो वो ज्यादा स्टेबल, ये कम और ये कम। ठीक है, इस तरह से आपको इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करना है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे इफेक्ट डालेगा समझते हैं इसको। हमको पता है सर ये फ्री रेडिकल वाला कार्बन है उसको अपन 0 कार्बन बोलते हैं। फ्री रेडिकल जो कार्बन है उससे जुड़े हुए कार्बन को अपन अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो 3 हाइड्रोजन ये दिख रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, तो ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है ये क्या करते हैं? हमको पता है नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे कि ये जो बॉन्ड है इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। और ये पहले तो बनाएगा क्या? ये बना लेगा H, यहाँ से H रेडिकल बनेगा, ये C, इधर H, यहाँ CH2, ये रेडिकल था, यहाँ पे भी एक रेडिकल आया है, और ये दोनों रेडिकल जो इस तरह से आपस में कंबाइन होकर के, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे H, C, इधर भी H, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। पहले से एक बॉन्ड है और एक और बॉन्ड बन रहा है,
तो इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा। तो ये मैंने सिर्फ एक हाइड्रोजन को लेकर के बताया, ठीक है, मैंने आपको अभी सिर्फ एक हाइड्रोजन को लेकर के बताया, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर जो है ये हाइड्रोजन भी बना सकता है, ये हाइड्रोजन भी बना सकता है, मतलब ऐसे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकते हैं, ठीक है, इसके 3 और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आगे समझा देता हूं, जैसे कि हमारे पास जो है ये कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, ये इधर जो है हमारा CH2 रेडिकल है, ठीक है, हमको पता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये ऐसे, ठीक है, ये रेजोनेंस कर लेगा और बना लेगा H, इधर C, इधर भी H, यहाँ पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक बॉन्ड बन जाएगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा और इधर H रेडिकल बना लेगा, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, ठीक है, एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड स्ट्रक्चर और क्या हो सकता है, सेकंड स्ट्रक्चर और ये हो सकता है कि अब की बार जो है ये हाइड्रोजन इस तरह से रेजोनेंस करे, ठीक है, और ये बना ले, कैसे, H, यहाँ C, यहाँ का बॉन्ड टूट जाएगा, ये H रेडिकल बना लेगा, फिर से डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा, एक तो ये बन सकता है, एक और बन सकता है सर, कैसे, ये वाला हाइड्रोजन अगर रेजोनेंस करने चला जाए तो, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन रेजोनेंस करने चला जाए तो, रेजोनेंस करने का मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ, वो वाला रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है अगर ये रेजोनेंस करने जाए तो क्या होगा, ये H रेडिकल बन जाएगा, ये H रेडिकल बन जाएगा, फिर यहाँ C, यहाँ H, यहाँ भी H, ये जो है कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ अगेन डबल बॉन्ड और CH2, और ये रेडिकल बना लेगा। तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक तो ये खुद हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ऐसे 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, HCH, ठीक है, HCS बन रहे हैं, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ऐसे जो है 4 स्ट्रक्चर बन जा रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ऐसी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो यहां से हमको ये समझ आ रहा है कि स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं किसकी, फ्री रेडिकल्स की, तो वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे इंक्रीज होते हैं, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के, ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा होंगे, उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा होंगे, इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी इस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे जो है आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारा ये कार्बन पे रेडिकल है, ये 0 कार्बन हो गया, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, क्लियर। सेम चीज ये हमारा 0 कार्बन हो गया, तो ये अल्फा कार्बन, इधर तो हाइड्रोजन है, कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, ठीक है। इसकी बात करें तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इसमें तो कोई है ही नहीं, सारे सारे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 9 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट देयर, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 9, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने बोला सर कि अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ 9 है सर, ये ज्यादा स्टेबल होगा, यही होगा ना, ठीक है। तो यही जो है ऑर्डर आपको फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे आपको ये ऑर्डर आपको मिलेगा, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, क्लियर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे, रेजोनेंस, आगे बात करते हैं रेजोनेंस की बात करते हैं। ये हमारे पास एक एलाइलिक फ्री रेडिकल है, ये क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो जो होमोलिटिक क्लीवेज कर जाएगा, और इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनेगा, CH2 यहाँ रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे जो CH में जो रेडिकल होगा
यहाँ जो CH में रेडिकल होगा ये वाला, और ये जो रेडिकल ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मैं इसको डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ये बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, एलाइलिक फ्री रेडिकल्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजाइलिक का। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स की बात करें तो यहाँ जो पाई बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, क्या बनेगा पहले देखो। यहाँ पे एक रेडिकल आ रहा है, यहाँ CH2 पे रेडिकल है ही, ठीक है, यहाँ पे एक रेडिकल आ रहा है, बाकी एज इट इज है। सर ये दोनों एडजेसेंट पे रेडिकल हैं, तो ये जो आपस में क्या कर जाएंगे, शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे, आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे। कैसे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ रेडिकल रह जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। अगेन क्या होगा कि ये जो रेडिकल है यहाँ पार्टिसिपेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इसका रेडिकल क्या बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, फिर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो यहाँ एक रेडिकल, दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग करके आपस बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हमको पता है सर कि कोई भी बॉन्ड हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास इसके साथ शेयर हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन पे आ जाएगी, इस कार्बन पे, तो इस पे ये रेडिकल आ जाएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं, अगेन ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो जो क्लीव करेगा होमोलिटिक, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे CH2, ठीक है। अगेन जब ये पाई बॉन्ड है यहाँ से इस तरह से शेयर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, क्या बनेगा इसके स्ट्रक्चर, फिर से डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 रेडिकल। तो इस तरह से जो है आपको रेडिकल्स के स्ट्रक्चर्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। ये जो है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है ना, ये तो मैंने बीच में बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 5, कितने 5 स्ट्रक्चर हो गए, कितने 5 स्ट्रक्चर हो गए। ये जो 5 जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, यही स्ट्रक्चर्स जो है क्या होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी के कारण होते हैं, ठीक है। इसी कारण से बेंजाइलिक जो फ्री रेडिकल है वो एलाइलिक रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है, ये जो है मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। रीजन, क्योंकि इसमें जो है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 5 बन रहे हैं, इसमें ओनली 2 हाइपर कॉन्जुगेट, सॉरी इसमें जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है 5 बन रहे हैं, इसमें ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ऊपर वाले की स्टेबिलिटी कम हो जाती है इसके कंपेयर में, ठीक है। तो रेजोनेंस की बेस पर जो है आपको ये ध्यान रखना है, और मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनेंगे उतनी ज्यादा जो है आपकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि अगर ओवरऑल हम बात करें तो कौन से किस तरह से हम इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, ठीक है। अभी हमने देखा कि जब बेंजाइलिक ग्रुप है ना, बेंजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही बेंजीन की बात करें, एक ही बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो इंक्रीज हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं बोलूं कि इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं एक और बेंजीन रिंग से, तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एक बेंजीन रिंग 5 स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहा है, 2 बेंजीन रिंग तो और ज्यादा बनाएंगे। अगर मैं दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं बेंजीन रिंग से, तो 3 जो बेंजीन होंगे, 3 जो बेंजीन रिंग्स होंगे, वो जो इसकी स्टेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, उसकी स्टेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह से जो है नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स जो अगर वहां पास ऐड है, सॉरी वहां पास प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें देखिए इस स्ट्रक्चर में 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पास 3 बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट है इसका फ्री रेडिकल्स में, ठीक है। इस रेडिकल्स में कितने बेंजीन रिंग अटैच्ड है, 3, तो इसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। इसमें 2 बेंजीन रिंग है, इसमें ओनली 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज होने पर वो भी आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसमें 3 बेंजीन रिंग जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा, 2 है उससे कम, और 1 वाला उससे भी कम। लेकिन हमको पता है कि ये जो बेंजाइलिक है ये एलाइलिक है, तो बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एलाइलिक से, बेंजाइलिक की एलाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है ये, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, वो कम होगा। लेकिन ये तो रेजोनेंस है, और ये क्या है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है
हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, फिर भी रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव फैक्टर से। तो एलाइलिक की जो है 3 डिग्री आपका जो फ्री रेडिकल है उससे ज्यादा स्टेबल होगा। और जब इनकी बात करते हैं तो हमको पता है 3 डिग्री फिर ज्यादा, फिर उससे 2 डिग्री कम, और फिर 1 डिग्री उससे भी कम, और मेथाइल रेडिकल तो सबसे कम होता है। तो ओवरऑल ऑर्डर जो है आपको ये फॉलो करना है, ये ऑर्डर जो है ओवरऑल आपको फॉलो करते हुए चलना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है आप अच्छे से याद रखिएगा कि कैसे आपको फ्री रेडिकल के क्वेश्चन जो है उनकी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं जो कि आपको जेईई नीट वगैरह एग्जाम में जनरली देखने को मिलेगा कि इनसे जो है इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए कौन कौन से रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, वो आज हम चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो है क्या होता है, हेलो एल्केन्स की चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स के चैप्टर्स में जब आप पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि हमारे पास जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड होता है जब वो सोडियम के प्रेजेंस में जो है ईथर मतलब एक नॉन पोलर रिएक्टेंट सॉल्वेंट में जो है रिएक्शन करता है, तो वहां पास जो है ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है रिएक्शन होती है और आपको जो है कि एल्केन फॉर्म होते हुए मिलता है। क्या मिलता है, एल्केन फॉर्म होते हुए मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जो है दो मॉलिक्यूल जो है मेथिल ब्रोमाइड जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, जो है CH, ये बना लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेंगे, प्लस जो है यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स जो है आपको दो मॉलिक्यूल जो है आपको यहाँ से NaBr बनते हुए मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीजें बनेंगी आपको कैसे, मैकेनिज्म समझते हैं इसका, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म ये होता कैसे है रिएक्शन, ठीक है। हमको पता है यहाँ पर जो सोडियम है, ये सोडियम है क्या करेगा, मेटल है, वो मेटल है कि नहीं, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मेटल का तो काम ही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। तो क्या होगा कि पहला जो मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3 Br है, CH3 Br है, जब ये क्या करेगा, इसका काम है, क्या काम है इसका, इसका काम है सर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना, इसका काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड जो है होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा। मैं इसको 2 मोल्स ले रहा हूं, ठीक है। 2 मोल्स क्यों जरूरत पड़ेगी, आप जो है इसको 1 बाई 1 करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें जो CH3 रेडिकल बनेगा प्लस Br रेडिकल बनेगा, ठीक है। एक और बार वही रिएक्शन होगा, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, ठीक है। फिर अगर मैं इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फिर CH3 रेडिकल बनेगा प्लस Br रेडिकल बनेगा, ठीक है। ये होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पास, ये जो CH3 और CH3 रेडिकल्स हैं, CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, ये आपस में क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और क्या बना लेंगे CH3, और अपने भी जगह के इलेक्ट्रॉन शेयर करके CH3 ऐसे बना लेंगे। क्या बन गया, ये एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन बना लिया इन्होंने, ठीक। ये तो एक हो गया, लेकिन हमारा जो Br है, हमारे पास जो Br है वो क्या करते हैं, यहाँ पास ये जो Br होते हैं वो जो है सोडियम से जो है जो 2Br है हमारे पास, Br रेडिकल है, वो जो 2 सोडियम से जो है वहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों Br के पास जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एक Br रेडिकल जो है कैप्चर करेगा और फॉर्म कर लेता है 2NaBr, ठीक है। हमको पता है Br रेडिकल है, ठीक है। अगर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो उस पर माइनस चार्ज नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ऐसे अगर मेरे पास 2 Br हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 Br माइनस बनाएंगे, ठीक है। और सोडियम में अगर 2 सोडियम मॉलिक्यूल जो है 2 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो सोडियम पे जो है क्या आ जाएगा, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो 2 सोडियम 2 जो है सोडियम का प्लस बनेंगे और ये दोनों जो है आपस में कंबाइन होकर के NaBr बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका वुड्स रिएक्शन होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो एल्किल ब्रोमाइड है वो जो है सोडियम मेटल्स के प्रेजेंस में जो है एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो है रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है आपको एल्केन बनाते हुए मिलेगा, और ये जो रिएक्शन क्या कहलाता है,
वुड्स रिएक्शन कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं बहुत सारे, इस कारण से मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वुड्स फिटिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वुड्स फिटिंग। देखो वुड्स रिएक्शन में क्या कॉमन था कि यहाँ जो दोनों मॉलिक्यूल सेम थे, यहाँ दोनों जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो सेम ही है, बट जब हम वुड्स फिटिंग की बात कर लेते हैं तो वहां आपको जो है एक एरिल ग्रुप और एक एल्किल ग्रुप लिया जाता है। यहाँ पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन के प्रेजेंस के कारण से क्या होता है एरिल ब्रोमाइड है। ठीक है, ये क्या है एरिल ब्रोमाइड है। ठीक, और ये जो है एक एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है। ठीक है, एरिल ब्रोमाइड और एल्किल ब्रोमाइड के बीच जब रिएक्शन होगा सेम ही पैटर्न से होगा, बस इसमें डिफरेंट क्या है कि एक आपने एरिल ले लिया है, एरिल ग्रुप ले लिया है, ठीक है, एरिल ब्रोमाइड ले लिया है, तो ऐसे रिएक्शन में इसका नाम जो वुड्स फिटिंग हो जाता है। वुड्स रिएक्शन से वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाएगा। क्या है हमको पता है, यहाँ से जो फिर से ब्रेक होगा, हमको पता है यहाँ से C6H5 और ये जो CH3 है आपस में कंबाइन हो जाएंगे, प्लस ये जो सोडियम है 2 जो सोडियम मॉलिक्यूल है वो जो है 2 जो Br है उसके साथ जो है 2 NaBr बना लेंगे। ठीक है, अभी हमने मैकेनिज्म में देखा था कैसे हुआ था। इसमें हुआ था सर कि आपके पास जो C6H5Br है ये क्या कर रहे थे, होमोलिटिक क्लीवेज हो जा रहा था इनमें, हमें क्या हो रहा था होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा था, और यहाँ से आपको C6H5 रेडिकल बनते मिला प्लस Br रेडिकल बनते हुए मिला। ठीक, सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन हुआ था उसमें क्या था, उसमें जो है आपके पास CH3Br है, ये भी होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा था और क्या बना रहा था CH3 रेडिकल प्लस Br रेडिकल। ठीक, और क्या हुआ था उसके बाद ये जो C6H5 का जो रेडिकल है वो जो है किससे रिएक्ट कर रहा था, वो रिएक्ट कर रहा था CH3 रेडिकल से। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे थे और बना रहे थे C6H5 और CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्काइलेटेड बेंजीन। इसका नाम क्या होता है, एल्काइलेटेड बेंजीन। अगर ये सिर्फ R ग्रुप है, कोई भी R ग्रुप है तो इसको एल्काइलेटेड बेंजीन कॉमन नेम ही होगा, लेकिन इसको जो एक्चुअल नेम है CH3 पे अगर सॉरी बेंजीन रिंग पे अगर CH3 प्रेजेंट होता है तो इसको अपन टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं, टोलुइन है। लेकिन अगर यहाँ पास कोई R ग्रुप होता है, यहाँ पास कोई भी एक R एल्किल ग्रुप होता है तो आप उसको एल्काइलेटेड बेंजीन कॉमन नेम जो है आपस से देते हैं। ठीक है, और सेकंड मैंने बताया यहाँ जो 2 Br मॉलिक्यूल्स होते हैं, Br रेडिकल्स होते हैं एक्चुअली में, ये क्या करते हैं 2 सोडियम्स हैं उनके साथ जो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिएक्ट करते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, यानी Br जैसे मैंने वुड्स फिटिंग में बताया था सेम ये जो प्रोसेस है यहाँ पास ये वाला सेकंड प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया, वुड्स फिटिंग का मैकेनिज्म ऐसे होता है और ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ये एल्किल और एरिल ब्रोमाइड का जो है केस होता है वुड्स फिटिंग। ठीक है, वुड्स रिएक्शन ओनली एल्किल ब्रोमाइड है, लेकिन जब वुड्स फिटिंग की बात आती है उसमें आपको एरिल ब्रोमाइड और एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शंस करानी होती है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है, यहाँ पर जो है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और चलो ठीक है इसको बता देता हूँ। ठीक, ये क्या होता है, पहले जो है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है यहाँ पास हमारे पास होता है एसीटेट आयन होता है। एक्चुअली में ये जो है क्या होता है, हमारे पास एक एसीटेट आयन है। ये एसीटेट आयन क्या करते हैं आपस में, जब रिएक्शन होती है इसकी, तो ये जो रिएक्शन है इसके थ्रू जाता है रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे, ये रिएक्शन हमने देख रहे हैं, एसीटेट आयन है हमारे पास, एसीटेट आयन क्या करता है, रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और बना लेता है एल्केन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है यहाँ से। कैसे होगा देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। देखिए हमारे पास क्या है, CH3 है और CO माइनस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा कुछ है। तो पहले क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट कर देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या हो जाएगा, ये CH3 C इधर O है तो बस O पिक रेडिकल हो जाएगा। माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया तो वो रेडिकल में कन्वर्ट हो गया तो ऑक्सीजन पे रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी बीच जो है ये जो रिएक्शन जैसे ये रेडिकल बना, उस बीच क्या होगा कि ये जो एल्किल ग्रुप है वो जो है होमोलिटिक क्लीवेज कर जाता है ऐसे, और ये बना लेगा
CH3 रेडिकल प्लस यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक रेडिकल है और इस कार्बन पे भी ये रेडिकल आ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन इस पे भी जा रहा है तो इस पे भी एक रेडिकल आ जाएगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन उस पे भी आ जाएगा, ठीक। और फिर जो है सेम रिएक्शन जो है, देखो ये मैंने एक मॉलिक्यूल का बताया, ऐसे मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स, अगर मैं इसको 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, फिर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, एक मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो 2 मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, सेम चीज ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पास आपको CH3 भी 2 मिलेगा और CO2 भी 2 ही मिलेंगे। ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेगा और बना लेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C डबल बॉन्ड, इसी को अपन CO2 बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, ठीक है, CO2 भी बोलते हैं। तो ये बन गया। अब यहाँ जो CH3 है, जो CH3 है, एक CH3 रेडिकल और दूसरा CH3 रेडिकल्स जो है ये आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और बना लेंगे क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये क्या है आपका एथेन, ये क्या है एथेन। तो इस तरह से जो है एथेन बनेगा और 2 मोल्स जो है CO2 बनेगा, 2 मोल्स CO2 1 मोल ऑफ इथेन, ये इस तरह से आपको जो है प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ इथेन और 2 मोल्स ऑफ CO2 जो है फॉर्म होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। यहाँ पर जो है ये होता है, मैंने इससे पहले जो रिएक्शन आपको बताया था उसमें मैंने यहाँ पास हाइड्रोजन लिखा हुआ था, यहाँ पास हाइड्रोजन लिखा हुआ था, एक्चुअली में होता क्या है मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। यहाँ जो है CH3 COOH जो है, ठीक है, CH3 COOH जो है 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये जो पहले जो है H प्लस, 2 मॉलिक्यूल जो है H प्लस के देते हैं, 2 प्रोटॉन देते हैं और ये जो है 2 जो है CH3 COO माइनस बनाते हैं, ठीक है। ये जो 2H प्लस है, ये जो 2H प्लस है वो आगे रिएक्ट होता है, आगे रिएक्शन होता है तो यहाँ पर 2 जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 2H प्लस जो है उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और जो है H2 गैस बना लेते हैं, ये गैस जो है H2 गैस बना लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या हुआ यहाँ पास, पहले जो एक इलेक्ट्रॉन को जो है हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसने डोनेट कर दिया, 2 कार्बोक्सिलेट इलेक्ट्रॉन है, 2 कार्बोक्सिलेट है हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, 2 कार्बोक्सिलेट आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और पहले ऑक्सीजन पर रेडिकल बना देंगे। रेडिकल बन जाने के बाद जो ये जो है आपका जो कार्बन और मेथिल ग्रुप है, कार्बन और एल्किल ग्रुप है, वो जो बॉन्ड है होमोलिटिक क्लीवेज कर जाता है और जिससे कार्बन पे एक रेडिकल बनेगा, कार्बन पे एक रेडिकल बनेगा और CH3 का जो है आपका एल्किल ग्रुप है वो भी एक रेडिकल बना देगा, ठीक है। तो जो दोनों CH3 हैं वो आपस में कंबाइन होकर के आपको इथेन बनाते हुए मिलेंगे और जो कार्बन पे रेडिकल बन रहा है और ऑक्सीजन पे रेडिकल है वो आपस में शेयरिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको याद रखेंगे। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस किस मैकेनिज्म से जाता है, रेडिकल मैकेनिज्म से। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, रेडिकल मैकेनिज्म, इसको लिख लो कहीं पास लिख लो, रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है कौन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एडिशन टू मल्टीपल बॉन्ड्स। हमारे जो मल्टीपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड्स हो गए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो पाए जाते हैं उनमें जो है अगर एडिशन हो रहा है तो भी आपको अगर लाइट या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, लाइट या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, मैंने फॉर्मेशन में आपको पेरोक्साइड का नहीं बताया क्या, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है, जब भी पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है तो ये भी क्या काम करता है, रेडिकल फॉर्मेशन का काम करता है। ये किसका काम करता है, रेडिकल फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जब पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है। पेरोक्साइड कौन, पेरोक्साइड कहने का मतलब ऐसा ऑक्सीजन जिसपे इस तरह की क्लीवेज हो, मतलब इस तरह का बॉन्ड हो। यहाँ कोई भी एक्स ग्रुप हो सकता है, एक्स कहने का मतलब हाइड्रोजन नहीं है, अभी एक्स कहने का मतलब हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी ओ ग्रुप, वो नहीं बोलेंगे यार, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोल दोगे, ठीक है। अगर 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्किल पेरोक्साइड बोल दोगे, ठीक है। इस तरह से अगर सोडियम प्रेजेंट है,
सोडियम पेरोक्साइड बोल दोगे। तो इस तरह से जो पेरोक्साइड बॉन्ड होना जरूरी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो जब जब पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है तो भी आपको रेडिकल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रेडिकल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये क्या होगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो बॉन्ड है ये जो है होमोलिटिक क्लीवेज कर जाएगा। सेम चीज जो है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो भी होमोलिटिक क्लीवेज कर जाएगा। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होने से क्या बनेगा, यहाँ पर पहले बनेगा कार्बन पे एक रेडिकल बनेगा, दूसरे कार्बन पे भी एक रेडिकल बनेगा। ठीक है, आर वार ग्रुप आप लिख लीजिएगा, ये जो आर वार ग्रुप है वो लिख लीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। रेडिकल बनेगा, सेम चीज यहाँ पास ए पर भी एक रेडिकल बन रहा है और बी पर भी एक रेडिकल बन रहा है। ठीक है, ए पर भी एक रेडिकल बन रहा है और बी पर भी एक रेडिकल बन रहा है। अब क्या करेंगे, जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे इस तरह से, और क्या बना लेंगे फाइनली, कार्बन यहाँ पास ए, यहाँ पास कार्बन, यहाँ पास बी, और इस तरह से आपको प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए मिलेगा। इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए मिलेगा। ये जो किस मैकेनिज्म से जा रहा है, एडिशन टू मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ये रेडिकल तो बन रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बन रहे, यहाँ पास रेडिकल्स बन रहे हैं, यहाँ पास रेडिकल्स बन रहे हैं। तो ये जो है रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो एल्कीन पर कोई भी ग्रुप है उसका एडिशन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। कभी कार्बोकैटायन मैकेनिज्म भी फॉलो होता हुआ मिलेगा आपको, कार्बेनाइन भी मिल सकता है, लेकिन ये कब होगा, जब आपका पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या फिर लाइट प्रेजेंट हो, या फिर लाइट प्रेजेंट हो। उस केस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लाइट या पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो आपको जो है वहां पास ये नहीं बनाना कि, क्या नहीं बनाना, आपको जो है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर रही है, फिर किसको फॉलो कर रहा है, रेडिकल मैकेनिज्म। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म से जो क्वेश्चन बनेगा और कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से जो आंसर बनेगा वो दोनों जो है अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, वो दोनों जो है अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। जब आप कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से जाते हैं तो आपको जो है मार्कोनी का प्रोडक्ट मिलता है, मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, और उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जो है मार्कोनी का प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। लेकिन जब आप रेडिकल मैकेनिज्म से जाते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब जाते हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उससे जस्ट अपोजिट मिलता है, वो जो है लेस स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है आपको। कहां, यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को जो पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पास देख लेते हैं, यहाँ पास जो हमारे पास HBr है, पेरोक्साइड है, कौन है, पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, ये भी होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। हमको पता है क्या बनेगा, CH2 है, यहाँ पास एक H जुड़ जाएगा, यहाँ पास CH2, इससे आपका H जुड़ जाएगा इधर CH2, और इससे आपका Br जुड़ जाएगा इस तरह से। तो ये जो है आपका कॉमन रिएक्शन है। अगर दोनों जो है सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों सेम ही है, तो क्या ही टेंशन। लेकिन दोनों जब डिफरेंट होगा तो उस केस में आपको जो है टेंशन आएगा, क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्ट जो है आपको स्टेबिलिटी के बेस पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस पर आपको प्रोडक्ट जो है ध्यान से बनाना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, ये बनता कैसे, रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लेते हैं पहले, बना कैसे। ठीक है, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक, ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता कैसे उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो है क्या था, एल्कीन था, डबल बॉन्ड कार्बन, CH2 और CH2 ऐसा था। ठीक है, तो पहले चीज हम जो है इसको ध्यान से देखते हैं। पहला जो है, और हमारे पास जो पेरोक्साइड होता है, फर्स्ट हमारे पास जो पेरोक्साइड था, अरे मिट जाएगा, पहले हमारे पास जो है पेरोक्साइड था, ये हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड था। पहले क्या होता है, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है, पहले इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, पहले इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा और क्या बन जाएगा आपका OH रेडिकल प्लस OH रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, पहले ये बना। अब जो है ये OH रेडिकल जो है किसके पास जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास। किसके पास, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास, OH रेडिकल, OH रेडिकल। अब ये क्या करेगा कि ये जो बोलता है कि मेरे साथ बॉन्ड बना दे, इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इसके पास रेडिकल आ जाएगा, इसके पास रेडिकल आ जाएगा CH2, ये रेडिकल रह जाएगा क्योंकि इसके साथ तो कोई बॉन्ड बना नहीं रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जा रहा है OH ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगा।
ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो रेडिकल है वो किस पे अटैक करेगा, अब वो किस पे अटैक करेगा, हमारे पास कौन है, HBr है, हमारे पास HBr है। ठीक, तो क्या करता है कि अब जो है यहाँ पर CH2 रेडिकल बना हुआ है, CH2 और OH जो है ये किससे, ये जो है रिएक्ट करता है किससे, ये रिएक्ट करता है HBr से। ठीक है, HBr से, इसको मैं यहाँ से दिखा करके यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस HBr से। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये होमोलिटिक क्लीवेज करता है, ये जो है इसके साथ शेयरिंग करेगा और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, CH2 था, इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर CH2, इधर OH है, प्लस हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पास Br एक रेडिकल बनेगा, Br रेडिकल बन जाएगा। अब ये Br रेडिकल जो क्या करता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, और फाइनली आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, Br रेडिकल बना है और ये प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास CH3 हो गया, CH2 और OH है। ठीक है, हमारे पास एक और क्या है, Br रेडिकल भी है। ठीक, तो जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाता है तो ये जो रेडिकल है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये बॉन्ड जो है क्लीवेज हो जाएगा और इस तरह से जो यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है इन दोनों के बीच, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और ये जो है रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, CH3 या CH2, और यहाँ पास बॉन्ड बन रहा है किसके बीच, CH2 और Br के बीच, और ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन जो एक इसके पास चला गया तो प्लस OH रेडिकल, फिर से वही OH रेडिकल बन गया, फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा किसी और जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 के पास जाएगा, फिर से रिएक्शन करने लग जाएगा, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पास बन जाएगा, यहाँ पास प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो है आपका एडिशन टू डबल बॉन्ड ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो है उसको फॉलो करता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट ऑफ रेडिकल। देखिए रीअरेंजमेंट पाया जाता है रेडिकल्स में, कार्बोकेटाइन में भी पाया जाता था और इसमें भी पाया जाता है। कार्बोकेटाइन में भी हमने देखा था कि अगर हमारा कार्बोकेटाइन जो बना हुआ है अगर वो रीअरेंज होकर के और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है तो रीअरेंज हो जाता था। सेम चीज अगर हमारा रेडिकल जो है अगर रीअरेंज होकर के इससे भी बेटर स्टेबल स्ट्रक्चर बना पा रहा है तो वो भी क्या होगा, बना सकता है। जैसे देख रहे हो यहाँ पास एक रेडिकल है ना, यहाँ पास कार्बन पर रेडिकल, ये कौन सा है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है सर, तो ये जो है 1 डिग्री कार्बन रेडिकल है। ठीक है, ये 1 डिग्री रेडिकल है। अगर ये 2 डिग्री बन जाए तो, या फिर ये जो 3 डिग्री बन जाए तो, हमको तो पता है सर 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 2 डिग्री की, और ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ये ऑर्डर होता है। तो अगर 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री बन रहा है तो स्टेबल बन रहा है और ज्यादा, ये तो पॉसिबल है, ये तो पर बन सकता है, ये भी बन सकता है फिर, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो आपको जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी और इस केस में जो है ये जो अरेंज हो पाएगा, रीअरेंज हो पाएगा। ठीक है, ये जो है क्या हो पाएगा, रीअरेंज हो पाएगा। इसको मैं साइड में कर देता हूँ, इधर देख लेना उसको। ठीक है, तो कैसे, देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये जो है होमोलिटिक क्लीवेज कर लेगा, होमोलिटिक क्लीवेज कर ले, क्या बन सकता है यहाँ पास बन जाएगा CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ CH3, इस पे रेडिकल, यहाँ पे CH2 रेडिकल, ऐसे यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन रेडिकल। ठीक, हाइड्रोजन पे रेडिकल। और अगर ये जो रेडिकल है इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले इस तरह से और इनके बीच बॉन्ड बन जाए तो क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा आपका CH3, इधर CH3, इधर CH2 था लेकिन एक हाइड्रोजन और जुड़ जा रहा था, ये भी CH3, और इस कार्बन पे अभी भी क्या है, रेडिकल। अब ये जो कार्बन है रेडिकल वाला जो कार्बन, इधर एक कार्बन 2 3 कार्बन से जो अटैच है, ये कार्बन जो है 1 2 3 और कार्बन से अटैच है, तो ये से कार्बन को अपन बोलते हैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया। ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया, 3 डिग्री से 1 डिग्री जा रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसकी स्टेबिलिटी क्या है, हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी लो है, क्यों, ये 1 डिग्री है वो 3 डिग्री, इसकी स्टेबिलिटी लो, उसकी हाई।
तो हाई स्टेबिलिटी बनने के लिए जो है ये रीअरेंज हो सकता है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है फ्री रेडिकल्स में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, फ्री रीअरेंजमेंट किसमें पॉसिबल होता है, कार्बोकेटाइन में, और किसमें, और पॉसिबल होता है वो जो है फ्री रेडिकल्स में, कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल्स में जो है रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हुंस-डीकर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, हुंस-डीकर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, हमारे पास जो है, हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका जो सिल्वर सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण या फिर सिल्वर सॉल्ट है, अगर उसको ब्रोमीन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, तो वो जो है रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए एल्किल ब्रोमाइड देता है, एल्किल ब्रोमाइड प्रोवाइड करता है, और यही रिएक्शन जो है हुंस-डीकर रिएक्शन कहलाता है। हुंस-डीकर रिएक्शन होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है ना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन, देन क्या फॉर्म होता है, एल्किल ब्रोमाइड विल बी फॉर्म। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हुंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है, हुंस-डीकर रिएक्शन। चलिए इसको देखते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ये तो रिएक्शन हो गया, आप देख लिए, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म कैसे होगा उसको समझते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, आपका जो CH3COO, इसको मैं ऐसे ना लिख करके CH3C11O माइनस और Ag प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सॉल्ट है, अगर इसको हम जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ से जो Ag प्लस जो है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, एसीटेट आयन बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, एसीटेट आयन बन जाएगा। जब ये एसीटेट आयन बन जाएगा, ये जो रेजोनेंस कर सकता है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये शिफ्ट होता है तो एक्चुअली में जो है, ये एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ जो Br है, Br एंड Br जो है, ये जो है इसको जो है कैप्चर कर लेता है। एक्चुअली में इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पास बता रहा हूँ, ठीक। ये जो है क्या होगा, पहले इसमें रेजोनेंस होगा, CH3 O पे माइनस, यहाँ O डबल बॉन्ड ये बन जाए, ठीक है। ये O माइनस क्या करेगा, अब जो Br और Br2 जो है, उसमें से एक जो है एक Br पे अटैक करेगा, इसको Br माइनस के फॉर्म में रिमूव कर देगा। फिर इस पे अटैक करेगा तो जो है Br माइनस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों किस पे चले जाएंगे, Br पे चले जाएंगे। क्या बन जाएगा, यहाँ से कब बन जाएगा, माइनस Br, यहाँ से Br माइनस रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ जो ऑक्सीजन है उससे जुड़ जा रहा है कौन, Br, और इधर जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये फॉर्म होगा, पहले तो ये फॉर्म होता है। ये फॉर्म होने के बाद आगे जो सेकंड स्टेप, जो आगे जो रिएक्शन होती है वो क्या होगी, वो देखते हैं। हमारे पास जो है CH3 कार्बन, यहाँ पास ऑक्सीजन, ये Br, और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर यहाँ तक? अब आगे क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है होमोलिटिक क्लीवेज करता है, इस तरह से क्या करता है, होमोलिटिक क्लीवेज करता है, और इसी टाइम पे जो है क्या हो जाता है कि ये जो आपका कार्बन और एल्किल ग्रुप के बीच का बॉन्ड है वो भी होमोलिटिक क्लीवेज कर जाता है, दोनों एक साथ जो है होमोलिटिक क्लीवेज कर जाते हैं। और क्या बनेगा, इधर से आपको CH3 रेडिकल बनते हुए मिलता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन CH3 पे, प्लस यहाँ पास जो है कार्बन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन पे रेडिकल, और यहाँ कार्बन पे रेडिकल, प्लस यहाँ जो है Br पे रेडिकल, ये भी तो रेडिकल बनेगा ना। तो इस तरह से जो है तीन चीजें फॉर्म होती है यहाँ पास। अब इन दोनों के बीच जो है एक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो जाते हैं, और क्या बना लेंगे, जो है ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। क्या होगा, यहाँ पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड था, यहाँ पास फिर से शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा, कार्बन, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी डबल बन जाएगा। इसी को अपन और क्या बोलते हैं, CO2 ही तो बोलते हैं सर। ये क्या है, CO2 ही तो है कि नहीं, CO2 बन जाएगा। सेम चीज जो है यहाँ पर जो आपका एल्किल रेडिकल है और ब्रोमीन रेडिकल है, वो भी क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शेयर कर लेंगे, और शेयर करके क्या बना लेंगे, CH3Br बना लेंगे। इस तरह से CH3 और Br बन जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट हो जाएगा फाइनल,
प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से, फाइनल प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हुए मिलेगा। ये चीज हमने देखा। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। AgBr कहां से आया, तो AgBr आपको आता है यहाँ पर जो आपको जो Br माइनस बना हुआ है, और यहाँ पर जो आपने बोला था कि यहाँ से सर यहाँ से जो Ag प्लस होता है वो जो रिमूव हुआ था, वो दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक सॉल्ट बना लेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का। वो क्या बना लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो है हुन्स-डिकर रिएक्शन का और ये जो आपका रिएक्शन है और ये उसका मैकेनिज्म है। क्या हुआ एक बार और देखते हैं। एसीटेट आयन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उसी बीच जो है ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है वो जो है ब्रोमीन के साथ कंबाइन हो जाता है और Br माइनस को रिमूव कर देता है। तो ब्रोमीन के साथ कंबाइन होने के बाद जो है जो ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली क्लीवेज हो जाता है उसका, जिससे ऑक्सीजन पे एक रेडिकल बनता है, और सेम टाइम पे जो है कार्बन और एल्किल ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है वो भी होमोलिटिक क्लीवेज कर जाता है, जिससे कार्बन पे एक रेडिकल बनता है, ऑक्सीजन पे एक रेडिकल बनता है, और ये दोनों रेडिकल जो आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। और इसी तरह से जो है आपका जो एल्किल पर जो रेडिकल है और ब्रोमीन पर जो रेडिकल है वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाते हैं, और आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट रूप में एल्किल ब्रोमाइड बनते हुए मिल जाता है। ठीक है, ये जो है आपका रिएक्शन होता है होम्स-डिकर रिएक्शन, ये उसका मैकेनिज्म होता है और वो उसका फाइनल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, सबसे ज्यादा इसमें ध्यान क्या रखना है, ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करना है, फ्री रेडिकल। किसको, फ्री रेडिकल। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म आपसे भले याद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुन्स-डिकर रिएक्शन जो है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो आपको पता होना चाहिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एब्स्ट्रक्शन ऑफ एटम। अनदर रिएक्शन जो होता है हमारा फ्री रेडिकल का, क्या, एब्स्ट्रक्शन ऑफ एटम और ग्रुप। जैसे कि लाइट है, हमको पता है लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। इसका होमोलिटिक क्लीवेज, इसका होमोलिटिक क्लीवेज, इसका भी, इसका भी। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ से आपका जो CH3 है रेडिकल बन जाएगा, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बना लेगा, प्लस HBr प्लस Br रेडिकल। ठीक है, यहाँ से जो Br रेडिकल बन रहा है, यहाँ से जो Br रेडिकल बन रहा होगा वो क्या करेगा, फिर से CH3 H हमारे पास जो मीथेन है उसके पास जाएगा, तो ये Br रेडिकल जो है क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को डिसोसिएट कर देगा। इस तरह से क्या बना लेगा, ये जो है यहाँ बॉन्ड नहीं होगा, ये जो है क्या होगा, इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे CH3 रेडिकल बनेगा, ये Br जो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। CH3 रेडिकल बन रहा है, उसके साथ कौन कंबाइन हो जाएगा, CH3 Br कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से H रेडिकल बन जाएगा, प्लस यहाँ से H रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, ये H रेडिकल क्या करेगा, फिर से जाएगा किसके पास, ये H रेडिकल जो है फिर से जाएगा किसके पास, Br के पास। अगेन से इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये आपस में शेयर करेंगे, फिर से क्या बना लेगा, HBr। अगेन Br माइनस Br रेडिकल बनेगा। ठीक है, अगेन Br रेडिकल बनेंगे, Br रेडिकल क्या करेगा, फिर से जाएगा किसके पास, हमारे पास जो या तो इसके पास जा सकता है या फिर मीथेन के पास फिर से जा सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, तो अगर बीच में उसको CH3 CH2Br और एक हाइड्रोजन का मैं इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, प्लस यहाँ जो Br रेडिकल है, ठीक है, Br रेडिकल हो जाए इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2Br2 बन जाएगा, प्लस यहाँ से H रेडिकल हो जाएगा। और ये रिएक्शन जो कंटिन्यू जो इसी तरह से चलती रहती है, और रिएक्शन बहुत लंबे समय तक चलती है अंटिल आपके जो रिएक्टेंट है वो जो कंप्लीटली जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो एक चेन रिएक्शन की तरह चलने वाली रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको, अपन चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चेन रिएक्शन होता है, और ये दो टाइप्स के हो सकता है, ब्रोमीन लिया मैंने तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीन लेगा तो क्लोरीनेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर जो है CH3Br देखने को मिलेगा, CH2Br2 देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बन सकता है, क्या और बन सकता है, CHBr3 भी बन सकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे जब ये जो चेन रिएक्शन है जो है चलती रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आपके जो कुछ रिएक्शंस थे जो मैंने आपको बताए कि कौन कौन से रिएक्शन जो है जेईई नीट के हिसाब से जो है आपको देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन जो है बार बार आपको वो क्वेश्चंस मैंने बता दिए। ये यूनिट पढ़ने के बाद जो है ये जो चीजें हैं आपको पढ़ने के बाद जो है मेरे ख्याल से आगे जो है और
ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह जाता है हमारे पास फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के बारे में। ठीक है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के बारे में, ये जो एक्चुअली में क्या होता है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का जो है पेरोक्साइड होता है। ठीक है, ऐसा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये जो ब्रेक होता है तो ये जो है क्या बना लेता है, रेडिकल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रेडिकल्स बनता है ऐसे। ठीक है, ऐसे दो रेडिकल्स बनेगी, ये भी। ठीक, ये क्या करते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म की तरफ फॉलो होता है और आगे रिएक्शन करते हैं। ठीक, इसको मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं मैकेनिज्म को समझाता हूँ। ठीक है, ये मैकेनिज्म क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो है CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। मैंने बोला ये क्या बनाता है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रेडिकल। ठीक है, तो ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का जो रेडिकल है वो जो है क्या होता है, यहाँ पास आएगा, ये जो होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, पहले बनेगा क्या, CH2 रेडिकल, इधर CH2, और ये दोनों रेडिकल जो है आपस में शेयर होकर के क्या बना लेंगे, वो टर्सरी ब्यूटॉक्स। ठीक है, इस तरह से बनेगा, पहला स्टेप ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वही जो रिएक्टेंट है CH2 रेडिकल और क्या है CH2 OBr O टर्सरी ब्यूट। ठीक है, इस तरह से ये जो है क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आगे जो और बहुत सारे, देखिए रिएक्शन में हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रेडिकल है अगेन इस पर जो है इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कैसे, यहाँ जो CH2 है इस पर रेडिकल आ जाएगा, ये वाला CH2 पे, और ये CH2 यहाँ पे है, इस पे जो रेडिकल होगा और ये जो रेडिकल आपस में शेयर करके आपस सिंगल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पास CH2, यहाँ CH2, और ये तो इधर जाकर के O टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से जुड़ा हुआ है। कैसे, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से, तो ये एक बार कंबाइन हो गया। अगेन से फिर क्या होगा, अगेन फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी और क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास जो CH2 प्रेजेंट होगा, ऐसे बहुत सारे CH2 प्रेजेंट है ना, तो वो CH2 आएगा, क्या करेगा, इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये जो पूरा रिएक्शन है। ठीक है, CH2 रेडिकल, यहाँ CH2 और O टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, ऐसा अगेन से जो रेडिकल है इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा देगा और ये जो है आपस में फिर से कंबाइन हो जाएंगे। इस तरह से क्या बन जाएगा, फिर से ये CH2 है, इस पर रेडिकल आ जाएगा CH2, फिर CH2, इस तरह से जो है आपको एक जो है चेन बनते हुए मिलेगा, 1 2 3 4 5, और ये 6, और ये जो है OTB, और इस तरह से जो है टर्सरी ब्यूटेन, ऐसा। ठीक है, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि जो है कंटिन्यू चल रही है, इस तरह से आपको जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये जो है लंबी श्रृंखला चलती रहेगी, लंबी चेन जो है बॉन्ड बनेगी, और ये जो है क्या कहलाता है, प्रोसेस तो क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। इस तरह से जो इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो फ्री रेडिकल्स के थ्रू भी आपको पॉलीमराइजेशन होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रेडिकल पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो ये जो है आपके जो कुछ मेजर्स जो रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल्स जो है फॉलो करते हैं, उसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हुए हमको देखने को मिलता है, उसके बारे में मैंने आपको आज बता दिया। ये सारे रिएक्शन जो है स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके नीट, जेईई और जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो है कौन से मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आज आपको बहुत डिटेल से इनके मैकेनिज्म और नेम रिएक्शंस के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहाँ कंक्लूड करते हैं। जय हिंद।